इंक कहाँ गया? इंक है कहाँ? इंक 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 कहाँ तक हो गया था? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लिखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिखिए, these are the process which after proper initiations occur by their own. It's called spontaneous process. These are the process which after proper initiations occur by their own. अपने आप हो, ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना, नेचुरल प्रोसेस जैसे टेम्परेचर का फ्लो, हाई टू लो, प्रेशर का फ्लो, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर्स। तो यहाँ पर ये नीचे लिख लीजिएगा, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर spontaneous and irreversible. देखो इसमें मैं लिखा हूं एक टर्म आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशंस। बहुत तो अपने आप हो जाता है, बट कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस, उसमें कुछ इनिशिएशन देना पड़ता है। जैसे मान लो कि फॉरेस्ट में मान लो कि आग लग गया, तो उसके लिए आपको क्या बहुत बार तो होता है अपने आप लग जाता है, बट बहुत बार ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा आग लगा दे, फिर उसके बाद क्या होगा, स्पॉन्टेनियस अपने आप पूरा जो फॉरेस्ट में आग लग जाएगा। तो इसलिए लिखा हूं, ये टर्म लिखा हूं आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशंस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जो कुछ इनिशिएशन दोगे तो उसके बाद वो क्या होंगे, अपने आप प्रोसेस होंगे।
ऐसे प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं दे ऑल आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर एंड इरिवर्सिबल। दूसरा लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यही चीज रिपीट करना है, दीज आर द प्रोसेस विच आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशंस, इतना तक तो पूरा सेम लिखो, इतना तक सेम लिखो, और उसके बाद चेंज कर लो, डू नॉट ऑकर बाय देयर ऑन। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, दीज आर द प्रोसेस विच आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशंस डू नॉट ऑकर बाय देयर ऑन। ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसको करवाने के लिए आपको कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जैसे मान लो कि आप पानी, ग्राउंड फ्लोर पर पानी है, उसको आप टॉप फ्लोर पर पहुंचाना चाहते हो, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसको हम थोड़ा सा इनिशिएशन भी दे देंगे तो पर भी ये ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोटर लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट एनर्जी देना पड़ेगा, तभी आप ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पानी आपका पहुंचा पाओगे। तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, non-spontaneous process can become spontaneous by supplying constant energy, by supplying constant energy। एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप उसको स्पॉन्टेनियस बना सकते हो बाय सप्लाइंग कांस्टेंट एनर्जी। तो ये सब बेसिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मेनली आपको इंट्रोपी को पहले समझना पड़ेगा। इंट्रोपी क्या होता है, इंट्रोपी। तो इंट्रोपी क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। मतलब जो सब्सटेंस जितना ज्यादा रैंडम होगा उसका इंट्रोपी उतना ही ज्यादा होगा। इंट्रोपी इज नथिंग बट इट मेजर द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जैसे अगर मैं बोलूं ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और गैस है, तो आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, ऐसा कुछ सॉलिड में। लिक्विड में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैसेस में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिस्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, रैंडम मोशन ज्यादा कर सकते हैं। तो इस गैसेस में रैंडमनेस ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे गैसेस का एंट्रोपी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड भी। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, गैसेस का एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगा सॉलिड लिक्विड के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, इनका रैंडम मोशन बहुत ज्यादा होगा।
जितना ज्यादा रेंडमनेस उतना ज्यादा इंट्रोपी। यहाँ पर इंट्रोपी कम होगा, इसके कंपैरिजन में रेंडमनेस कम होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा। सर वो रैंडमनेस और के बाद क्या लिखा है? डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस। चलो उसके बाद देखिए, ये सॉलिड भी दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक को बोलते हैं हम लोग एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, मैं सॉलिड स्टेट में बताऊंगा, अगर आप जानते हो। इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, रेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं। बट एमोर्फस में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो यहां पर लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर arranged in regular pattern। यहां पर लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर randomly arranged। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन इज less than entropy of amorphous। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए, एज द नंबर ऑफ एटम in a molecule increases, as the number of atom in a molecule increases, it become more complex, and hence its entropy increases। जितना ज्यादा सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही उसका ज्यादा इंट्रोपी होगा। तो ये ध्यान रखना कि एज द नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ओ दैट बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड हेंस इट्स इंट्रोपी विल इंक्रीज। मीन्स क्या बोलना चाहता हूं समझे, यहाँ पर मान लो कि SO2 है यहाँ पर और यहाँ पर SO3 है, इन दोनों में किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा? तो हम बोलेंगे ये जो सिस्टम है, ये जो SO3 है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, मीन्स ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका एंट्रोपी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू SO2। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंट्रोपी ऑफ CH4 और इंट्रोपी ऑफ C2H6, इन दोनों में किसका ज्यादा इंट्रोपी होगा? तो हम बोलेंगे ये ज्यादा, इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चंस है, गिव द साइन ऑफ डेल्टा एस in following reactions, in following
जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है CO2 सॉलिड है और प्रोडक्ट में CO2 गैस है, तो इसका ज्यादा एंट्रोपी होगा या इसका ज्यादा एंट्रोपी होगा? गैस का। तो हम बोलेंगे जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो तो रैंडमनेस बढ़ रहा है, ये लेस रैंडम है, ये मोर रैंडम है क्योंकि गैस है। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है तो इंट्रोपी बढ़ेगा, इंट्रोपी बढ़ेगा तो हम बोलेंगे डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ये ज्यादा रैंडम है, मोर रैंडम। जितना ज्यादा रैंडमनेस उतना ज्यादा इंट्रोपी। बताइए अभी डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस का साइन बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव होगा, ये एंट्रोपी घट जाएगा, ये लेस रैंडम होगा। और डेल्टा एस बोल सकते हैं ये निगेटिव होगा इसके लिए। जैसे एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट, तो इन दोनों में अभी बताना है कि इंट्रोपी किसका ज्यादा होगा। ग्रेफाइट का। इंट्रोपी किसका ज्यादा होगा? ग्रेफाइट का। अच्छा डायमंड का ज्यादा होगा। देखो एक चीज बताता हूँ, ये डायमंड में अगर आपको पता होगा कि डायमंड में क्या होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर देखोगे ना, इस तरह का एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, ये सब, ये इसका डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो डायमंड में जो होते हैं ना, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या होते हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कार्बन पार्टिकल्स लिख लो, क्योंकि पता है कि ये कार्बन, इसके अंदर पार्टिकल्स होता है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डायमंड में। ग्रेफाइट में क्या होता है, इसमें लेस ऑर्डर होता है, मतलब इसमें रैंडमनेस ज्यादा होगा। ये ज्यादा ऑर्डर्ड होता है, ये लेस ऑर्डर्ड होता है। मतलब लेस ऑर्डर्ड मतलब इसमें रैंडमनेस ज्यादा। अगर इसमें रैंडमनेस ज्यादा तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा इसके लिए। तो ये ध्यान रखना। ये लिख लेता हूं, लेस ऑर्डर्ड, और इसी का मतलब होता है मोर रैंडम। इसलिए डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना। जैसे देखिए SO2 गैस है प्लस O2 गैस गिव्स राइज टू SO3। तो बताइए डेल्टा एस इसका बताइए। देखो रिएक्टेंट में 2 मोल है, प्रोडक्ट में 1 ही मोल गैस है, तो इधर ज्यादा मोल ऑफ गैस है, इधर कम मोल ऑफ गैस है, तो डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव होगा। इधर 2 मोल है और इधर कितना मोल है, 1 मोल है। नेक्स्ट है दैट वन इज बॉइलिंग ऑफ एग। तो ये क्या होगा बताओ, डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है अंडा। अंडा के अंदर देखोगे तो लिक्विड होता है, अब उसको गर्म करोगे तो उसके अंदर वो सॉलिड हो जाएगा, इसलिए इंट्रोपी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। बट जैसा सोचोगे उस तरह नहीं होगा। अब ये तो बाहर से दिखा ना आपको, अब उसके अंदर क्या होता है, हमको पता है कि ये जो अंडा है इट इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, उसमें देखोगे एमिनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज होता है और प्रोडक्ट साइड देखोगे रेंडमनेस बढ़ जाता है। इसलिए डेल्टा एस इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है।
तो जैसा आप सोचोगे प्रैक्टिकली जो सोचोगे उसका जस्ट अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए ये रॉ एग है, मतलब अंडा है, और ये लिख देता हूं इधर हमें बॉइल्ड एग। लिख देता हूं, तो इसमें लिख लीजिएगा आप, ये अंडा जो होता है इट इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मतलब क्या, हम लोग लिख सकते हैं एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड ये ऐसा कुछ होता है, बना भी देता हूं, देखिए ये देखो पेप्टाइड लिंकेज कुछ है ऐसा। ये आपका प्रोटीन है, मीन्स अंडा है, ये बॉइल्ड रॉ एग है, जैसा समझ रहे हो ना। ये जो है जो पेप्टाइड, दिस वन इज पेप्टाइड बॉन्ड। हम ये नहीं दिखाया हूं, आप बोलोगे कि इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं ना, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसा ही होता है ना, सी डबल बॉन्ड NH, दिस इज NH2 नहीं, या बॉन्ड बनेगा तो NH ही रहेगा ना, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड। चलो, तो हम बोलेंगे ये जो है ना लेस रैंडम है, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड इसको क्या है, पकड़ कर रखा है। ये जो रॉ एग है ना, इसमें क्या है, ये सब जो आपका एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड को ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या करके पकड़ कर रखा है। मतलब इसमें रेंडमनेस कम है, ये ज्यादा ऑर्डर्ड है। बट आप जब अंडा को गर्म करोगे तो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होने के कारण एमिनो एसिड इधर उधर भागना शुरू कर देगा। भागना शुरू कर देगा मतलब ज्यादा रैंडम हो जाएगा, ज्यादा रैंडम हो जाएगा, इसलिए इसका इंट्रोपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं ऑन हीटिंग, हीटिंग पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक्स, पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है। एंड एमिनो एसिड become free and hence randomness increases। अगर डायग्राम फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो ऐसे बना दो, और इसके बीच का पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया है। समझ गया ना, ये जो बनाया ना मैं, एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है ये सब। चलो, तो इसके अंदर क्या माइक्रो लेवल पर जाकर समझा दिया हमें, आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग ऑफ एग के बाद आते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सब बायोलॉजिकल चीजें हैं। डीनेचुरेशन ये भी बायोलॉजी में पढ़ते होंगे। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन का मतलब ही क्या होता है। हाँ, प्रोटीन का जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है कि प्रोटीन को 4 लेवल में स्टडी किया जाता है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल एंड क्वाटर्नरी लेवल। क्वाटर्नरी लेवल में देखोगे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्वाइलिंग टाइप का होता है, बहुत सारा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड उसके अंदर रहते हैं। चलो, तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट वन इज क्या, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहां पर लिख देता हूं, ये है आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और ये क्या चीज में बन कन्वर्ट हो जाएगा, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर में।
अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऐसे समझना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो मोर रैंडम, अभी बताया हूं मैं, जो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उसमें रैंडमनेस उतना ही ज्यादा होगा। अभी लिखाया हूं ना, एज द नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए ज्यादा रैंडम इस, और प्रोडक्ट साइड जाओगे तो रैंडमनेस कम हो जाएगा। ये अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसका। तो इसका जो ये ध्यान रखना, रिजल्ट इज दैट डेल्टा एस इज निगेटिव। इसका डेल्टा एस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल रिजल्ट इज फिक्स्ड। जैसे अंडा वाला बोला है तो डेल्टा एस उसके लिए पॉजिटिव होता है, वो फिक्स है। इसका भी फिक्स है, बट समझाने के लिए मैं ये सब स्टोरी बताया आपको। रिजल्ट फिक्स है कि डेल्टा एस इसका नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा वो समझा रहा हूँ, समझो। हाँ, क्या आएगा? कौन कौन? कहाँ अंडा वाला में क्या बोला यहाँ पर देख, ये सब, ये मोर कॉम्प्लेक्स कहाँ बोला मैं? ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहाँ बोला? इसको समझने के लिए मैं बोला कि ये चलो आपका पॉलीपेप्टाइड है तो ये सब एमिनो एसिड से मिल जुड़ा हुआ है, समझा? ये सब एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है, बट प्रोडक्ट साइड जाओगे तो ये एमिनो एसिड ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो ये सब इधर उधर मूव करना शुरू कर दे। ये जुड़ा है तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। देखो हम बोल सकते हो, बट इसको, इसका रिजल्ट फिक्स है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, समझा? इसका डेल्टा एस निगेटिव होता है। तो कैसे? ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर रैंडम, या नहीं ये सब नहीं याद करना है तो ये याद कर लेना, डेल्टा एस निगेटिव होता है इसके लिए। देखो ये अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चर तो हम लोग बोलेंगे लेस कॉम्प्लेक्स होता है। लेस कॉम्प्लेक्स मतलब लेस रैंडम। चलो तो ये भी ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन पूछा करते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ये भी पूछा करते हैं। तो इसमें भी सेम फंडा जो यहाँ पर लगाए हैं, मतलब इसका भी डेल्टा एस क्या होता है? निगेटिव होता है। ये 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक बॉइलिंग ऑफ एग वाला, और एक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और तीसरा स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। तो इसको जैसे इसको याद रखना, अक्सर पूछा करते हैं एग्जाम में। तो रबर वाला में भी कैसे समझ लेना, ऐसे तो याद ही रखो, ये नॉन स्ट्रेच्ड रबर, और ये क्या चीज में कन्वर्ज हो जाएगा? स्ट्रेच्ड रबर में। नॉन स्ट्रेच्ड रबर जो होते हैं ना, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब मोर रैंडम। और ये जो होते हैं ना, लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेस कॉम्प्लेक्स मतलब लेस रैंडम। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर डेल्टा एस घट जाता है इसका। तो बॉइलिंग ऑफ एग का डेल्टा एस पॉजिटिव, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर हो या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो, उसका डेल्टा एस निगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इंट्रोपी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला होता है, ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन t। ये ये वाला जो है ना, वेरी स्मॉल चेंज इन इंट्रोपी।
ds मतलब स्मॉल चेंज होता है। अगर ओवरऑल चेंज के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी। दोनों साइड, इधर तो इंटीग्रेशन पहले से ही है तो अच्छी बात है, dq रिवर्सिबल अबाउट टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आपको, डेल्टा एस होता है, स्टेट फंक्शन है, आपको पता है ना, एंट्रोपी इज एन स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो ये डेल्टा एस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, dq रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर मैं मान लूं कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, और ये क्या, टेम्परेचर बाहर आ जाएगा बाहर, और dq का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, स्टेट एक पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओवरऑल चेंज आता है, कुछ बताया था। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद लिखिए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ entropy of an system। अभी डेल्टा एस सिस्टम निकालना सीखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेल्टा सिस्टम निकालने के लिए आता है। तो डेल्टा सिस्टम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। क्या वो फॉर्मूला होता है, कोई बताओगे, जनरलाइज फॉर्मूला? चलो मैं बता देता हूं, एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन, अगर CV है तो हम बोलेंगे V2 अपॉन V1। ये एक फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला यूज करोगे या नहीं तो ये दूसरा है, NCP ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln, प्रेशर जब भी लिखते हैं P1 अपॉन P2 लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखूंगा, P1 अपॉन P2। तो ये दोनों फॉर्मूला, अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर देता है तो नीचे वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम देता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला। तो इतना ध्यान रखोगे तो डेल्टा सिस्टम आपको आसानी से निकल जाएगा। इसी में मान लो कि इसी फॉर्मूला में मैं बोल देता हूं कि आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आइसोबारिक मतलब ये वाला लगाएंगे, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, ओनली ये टर्म बचेगा ना, ये P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, डेल्टा सिस्टम क्या हो जाएगा, देखो अभी, दैट इज NCP ln T2 अपॉन T1। यहीं पर लिख देता हूं, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ओनली ये टर्म बचेगा। लिख लो इसको जल्दी से। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया तो यही लिख देता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा,
मतलब दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, ये टर्म हटा देंगे, ये टर्म पूरे चला जाएगा। मतलब अगर प्रेशर देगा तो ये वाला यूज करेंगे, और अगर प्रेशर देगा तो ये वाला यूज करेंगे, और वॉल्यूम देगा तो ये वाला यूज करेंगे। मतलब क्या अभी क्या लिख सकते हैं डेल्टा सिस्टम, बताओ। दैट वन इज एन आर एल एन V2 अपॉन V1, और या नहीं तो NR/ln P1 अपॉन P2। तो अगर ये दोनों जनरलाइज फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर एक ही याद रखना, एक याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ CB है तो यहाँ पर CP आ जाएगा। अगर यहाँ पर CP आ गया तो प्रेशर वाला टर्म, प्रेशर वाला जब भी लिखना है P1 अपॉन P2, वॉल्यूम वाला जब भी लिखना है तो V2 अपॉन V1। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो पूरा फॉर्मूला यूज होता है। आज कम बच्चा है, पता नहीं। अच्छा, मतलब आप लोग के पास ऑप्शंस है कि यहाँ नहीं है तो चलो ऑनलाइन पढ़ लेंगे ना, ऑप्शन ही है आप लोग के पास। मौके का फायदा उठाते हैं। मतलब कोरोना आप लोग के लिए सौगात लेकर आया है। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखिए, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस was taken through reversible isocoric heating from 100 Kelvin to 1000 Kelvin. Calculate delta S system. क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं? फिर से मैं बोल देता हूँ। 1 mole of an ideal monoatomic gas was taken through reversible isocoric heating from 100 Kelvin to 1000 Kelvin, full stop. Calculate delta S system. आ गया? कितना है? आर यूज कर लो आप। अच्छा, इसमें आर भी आएगा। सीवी में आर आएगा ना, तो कैलोरी में निकाल लीजिए। कैलोरी में मतलब आर का वैल्यू 2 लीजिए। सर Ln5 का क्या 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 हाँ 6.9 6.9 बिल्कुल बिल्कुल। यस 6.9 आएगा इसका आंसर। मतलब क्या Ln2 का वैल्यू तो बताया था ना, Ln2 दैट वन इज 0.7। ये इतना ध्यान रखना, Ln2 Ln3 1.1, ये दो तो याद रखना। Ln3 का 1.1 होता है।
नहीं तो निकाल सकते हो, दैट इज 2.303 इंटू 0.47 करोगे तो ये 1.1 आता है। तो ये सब याद रखना छोटा छोटा, ये सभी, ये तो log 2 का वैल्यू बताया हूँ, log 3 का, log 5 का, log 2 का 0.3, ये 0.47 और ये 0.7, ये सब ध्यान रखना है आपको। चलो तो ये निकाल लिए, 6.9 आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है। कैसे? अगर किसी से नहीं बन रहा है तो यहाँ देखिए, अब क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ये तो पता रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या डेल्टा सिस्टम निकालना है, दैट वन इज NCV ln T2 अपॉन T1। देखो मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको CpCv ये सब याद रखना है। कैसे? ये इस तरह याद ध्यान रखना है। एक चीज कल मैं सीख रहा था, F इज इक्वल टू ऐसे याद रखना, 356। ये F इतना ध्यान रखना है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 356, मतलब मोनो एटॉमिक का 3 होता है, डायटोमिक का 5 होता है, और ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक हो तो 6 होता है। और दूसरा फॉर्मूला याद रखा होगा, दैट इज FR/2। इससे आप किसी का CV निकाल सकते हो। अगर CV निकल जाएगा तो उसमें R जोड़ देना, CP निकल जाएगा। और गामा निकालने के लिए CP/CV। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। तो मोनो एटॉमिक है तो क्या हो जाएगा बताओ, 3R/2। 3R/2 तो यह मोल दिया है क्वेश्चंस में, 1 मोल 3R/2। और ln2 ये 1000/100। अच्छा ये 10 आएगा, यस सर 10 होगा। 1000/100 10 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसल, ये 3 ln10 2.303 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 6.9। 6.9 मतलब मीन्स अप्रोक्स क्या 7। यूनिट क्या होगा, यूनिट कैलोरी पर मोल केल्विन। डेल्टा एस निकाल रहे हो, डेल्टा एस, तो इसका फॉर्मूला ये क्या होता है, DQ अपॉन T। T मतलब टेम्परेचर, केल्विन आएगा यहाँ पर। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लिखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस was heated at a constant pressure, of 1 atm to double its temperature, full stop. If the initial temperature of the gas was 27 degrees Celsius, calculate delta S system. Initial temperature of the gas 27 डिग्री सेल्सियस। फिर से मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, जो नहीं लिखे हैं देख लीजिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस was heated at a constant pressure of 1 atm to double its temperature, full stop. If the initial temperature of the gas was 27 degrees Celsius, calculate delta system. 4.9 कुछ तो लग रहा है, देखो चेक करो एक बार। फोर पॉइंट नाइन, आपका भी 4.9 है।
Yes, sir. 4.9. 4.9। 4.9. चलो देखो कौन सा फॉर्मूला भी यूज होगा, आइसोबारिक वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब ये दूसरा लिखाया था वही यूज होगा। दैट वन इज NCP/ln T2/T1, यही ना, दैट इज डेल्टा एस सिस्टम। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर 300 है और आपको क्या क्वेश्चन में बोला है, डबल इट्स टेम्परेचर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर 300 तो फाइनल कितना 600 यही होगा ना। क्वेश्चन में बोला है कि टू डबल इट्स टेम्परेचर, अगर इनिशियल टेम्परेचर 300 है, ln इनिशियल 300 है तो फाइनल कितना हो जाएगा 600। n का वॉल्यूम क्वेश्चंस में 1 दे दिया है। डायटोमिक गैस बोला है, डायटोमिक गैस का देखो 5 होता है, तो ये Cb होता है 5R/2, 5R/2, Cp कितना हो जाएगा 7R/2। तो ये कितना, ये तो 2 हो गया, ln2 0.7 और ये कितना हो जाएगा देखो 3.5, अच्छा ये 2 से 2 कैंसल्स हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसल्स, तो 7 इंटू 0.7 ये कितना आ जाएगा 4.9 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये आंसर हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम। चलो लिख लिए। अब दूसरा तरह का क्वेश्चन अब करते हैं, रुक जाओ, लिखो, हेडिंग लिख लेना पहले, इंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल हीटिंग, इंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल हीटिंग, इंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल हीटिंग और कूलिंग, इंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल हीटिंग और कूलिंग, entropy change for reversible heating or cooling, reversible heating and cooling of liquid or gas, liquid or solid। समझिए, जिसे मान लीजिए ये एक सॉलिड है, x एक सॉलिड है, इसको हमने हीट कर कर, ये सॉलिड ही है, हमने हीट किया, इसको T1 केल्विन से हीट कर कर T2 केल्विन तक पहुंचा दिया। कोई एक सॉलिड है, सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं T1 केल्विन से T2 केल्विन तक, और इसमें अब आपसे पूछा जा रहा है कि इंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो कैसे, देखिए इंट्रोपी चेंज, आपको ये पता है कोई भी जो रिएक्शंस होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, टेम्परेचर अभी हम चेंज करवा रहे हैं, ऐसे जनरली माना जाता है कि रिएक्शंस ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट अभी टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर का वेरिएशन देख रहा हूँ, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो अभी हम लिख सकते हैं, देखो जनरल फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपॉन टी, यही होता है ना, dq रिवर्सिबल अपॉन टी। अब ये dq की जगह मैं लिख सकता हूं dq रिवर्सिबल, ये dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dh हो जाएगा, रुक जाओ, dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू, अगर यहां पर देखो, अगर कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चंस में, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर करवा रहा है तो बताओ dq क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू dh, पता है ना कि कांस्टेंट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच dh, dh क्या होता है बताओ, NCP dt, यही होगा। अगर मान लो कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम करवा रहा है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CB dt। अगर मान लो कि क्वेश्चंस में आपको हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी मतलब C, तो क्या बताओ dq कैसे निकालते हैं, C डेल्टा टी, C dt,
अगर मान लो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cm, तो कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं? N Cm dt, समझ गया? तो dq मान लेते हैं कि अभी कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहे हैं, एट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला रहेगा कांस्टेंट प्रेशर पर। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर बात करेंगे हम तो क्या लिख सकता हूं? देखो ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq की जगह क्या लिखूंगा? ncp dt अपॉन t लिखेंगे। ये जो ncp है, cp में जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट माना जाता है जनरली, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं? बाहर लेकर आ सकते हैं इंटीग्रेशन से। और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये हो जाएगा। यहाँ Cp किसका? Cp यहाँ पर देखो सॉलिड है तो लिख लेना Cp किसका? सॉलिड का यूज होगा। ये सॉलिड को हीटिंग कर रहे हो ना, तो इसका Cp होगा ना कुछ। एक क्वेश्चन लिखिए, लिख लो इसको। चलो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी कॉमा, चेंज इन एंट्रोपी कॉमा when 2 mole of water, 2 mole of water is heated from 27 degrees Celsius to 87 degrees Celsius. Assume heat capacity is constant. Assume the heat capacity is constant. और क्वेश्चन में डाटा भी दिया है CPM वाटर का 4.2 जूल ग्राम केल्विन, और ये भी बोल दिया कि ln 1.2 का वैल्यू यूज कीजिएगा 0.88। हाँ बनाओ। हाँ जनरली बोला ना कि कांस्टेंट प्रेशर वाला ही क्वेश्चन होगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा।
आप सीपी को देखो यहाँ पर, ये क्या चीज है बताओ पहले, ये क्या चीज है? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, क्या चीज है? अरे यूनिट से देखकर पता लगाओ ना, मोलर है या मोल है कुछ क्या? दिस वन इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि क्वेश्चंस में मोल से बात कर रहा है कि 2 मोल का निकालना है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? मोल से कन्वर्ट करने के लिए अगर ये ग्राम में है तो अगर मोलर मास से डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्राम में अगर मान लीजिए 1 ग्राम है तो 1 ग्राम अपॉन 18 करेंगे तो ये मोल में हो जाएगा। 18 डिवाइड करना मतलब 18 मल्टीप्लाई होना, समझ रहे हो ये चीज? मतलब क्या, इसको मैं मोल में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, समझे इसको। ये सीपी जो भी वाटर का, ये क्या हो जाएगा 4.2 जूल केल्विन, और ये क्या लिख दूंगा 1/18, तो ये क्या हो जाएगा मोल में हो जाएगा। मोल में मतलब 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4.2 इंटू 18 जूल पर मोल पर केल्विन। सर 34 आंसर आ रहा है सर, 34 जूल। 34 जूल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, 34 जूल। तो चलो अब देखिए, अब सीपी का वैल्यू पता है तो डायरेक्ट फार्मूला, यही फार्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट लगा देता हूँ। डेल्टा सिस्टम, डेल्टा मोल कितना है देखो क्वेश्चन में, 2 मोल। सीपी वाटर का कितना दिया हुआ है, फोर 4.2 इंटू 18, और एलएन फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? 273 ऐड करके बोलिए। 360 360 अपॉन 300, ये 1.2 आ जाएगा, जो कि डाटा दिया था 1.2 यूज करने के लिए बोला था। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, 2 इंटू 4.2 इंटू 18 इंटू 0.88, यूज करने के लिए बोला था ना डाटा कुछ। एलएन 1.2 जरिए 0.88, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा 34 जूल पर मोल। 34 जूल केल्विन बोलेंगे, पर मोल तो नहीं है ना, ये 2 मोल के लिए निकला है। अगर 1 मोल के लिए निकलता तब हम मोल लिखते। समझिए क्वेश्चन। अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उस समय कैसे हम डेल्टा एस कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट, अभी क्या था, एक सॉलिड या लिक्विड को, अगर सॉलिड ही है, एक गिवन टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक पहुंचा रहे हैं, उस दौरान डेल्टा एस क्या होगा। एक लिक्विड को एक गिवन टेम्परेचर से दूसरा टेम्परेचर तक पहुंचा रहे हैं तो मेरा डेल्टा एस क्या होगा, ये कैलकुलेशन करना सीखा। अभी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हम डेल्टा एस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर सीखना है। तो नेक्स्ट लिखिए, इंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज पहले वाले का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, क्या आ रहा है? 133 आ रहा है। कितना आ रहा है? 133। 133, ये मल्टीप्लाई किए तो क्या है 133 है। ये 4.2 इंटू 18 कितना आ रहा है आंसर? 133.056। लिख लो 133, ऐसे भी रुक जाओ। 18 है
ये 8, इसको ये 0.5, ये इसको 1 मान लेता हूँ, 18। हाँ बिल्कुल इसी के आसपास आएगा। 18 इंटू 8 कितना होता है लगभग? 18 इंटू 8, 18 का टेबल आता है ना, कितना होता है? 18 इंटू 8, 18 इंटू 5 90 होता है। सर ln 1.2 तो 0.18 होगा ना ln सर? 1.2 जो है वो 0.18 होता है। ln 1.2 का वैल्यू 0.18 सर, आपने 88 बोला। अच्छा 0 पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गलती से लिखा गया मेरा। 1.2 का वैल्यू ये यहाँ पर 0.18 होता है, ये गलती हो गया मुझसे। तो अब कितना आता है आंसर? 18 लोगे तो ऐसे भी देखो ना, ln उतना कैसे हो जाएगा? ln 1 का वैल्यू कितना होता है? ln 1 का वैल्यू पता नहीं। सर फिर आंसर 27.216 होता है। अभी ये 0.18 लीजिएगा तो कितना आ रहा है? 27.2। तो चलो ये इसको सुधार लेना, ln 1.2 का वैल्यू 0.88 नहीं 0.18 होता है। अभी 37 पॉइंट आ रहा है। अब आप लोगों ने, मैं सही में सिंपल कैलकुलेशन कराऊंगा, सिंपल 50 40 60। तो इंट्रोपी चेंज फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? अभी सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ये हो सकता है लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, ये हो सकता है सॉलिड को हम डायरेक्टली गैस में चेंज कर रहे हैं, ये हो सकता है एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में चेंज कर रहे हैं, मतलब एलोट्रॉप में चेंज कर रहे हैं, मतलब डायमंड से ग्रेफाइट में या ग्रेफाइट से डायमंड में। तो ये सब फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है। तो एक मैं बताता हूं, पहले इसको समझें। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड आइस। ऐसे समझो ना कि जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये बोलते हैं ना। तो मान लो कि अभी आपका मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, ये मान लीजिए सॉलिड है। जब सॉलिड और लिक्विड मेल्ट करता है, सॉलिड मेल्ट करता है लिक्विड में, तो ये जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड टी मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर आइस की बात करूं तो आइस 0 डिग्री पर सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है। उस दौरान जब तक फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उस दौरान क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, पूरा 0 डिग्री ही रहेगा। अब जो भी हीट सप्लाई करोगे ना, तो वो क्या चीज में यूज होगा? टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा है, दैट विल बी यूज टू फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड को लिक्विड बनाने में यूज होगा। इसलिए बोला जाता है कि टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट करता है, ये बताया हूं इक्विलिब्रियम चैप्टर्स में। जब सॉलिड लिक्विड जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, टी मेल्टिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो यही लिखूंगा, ये जो होता है एट टी मेल्टिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। और इस दौरान जो, और ये भी रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर ही होगा ना, ये जो भी हो रहा है ना, ये सब कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर होगा। प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस दौरान जो हीट एक्सचेंज होगा तो दैट विल बी इक्वल टू, क्या बोलेंगे बताओ? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू अ डेल्टा एच होगा।
डेल्टा एच और डेल्टा एस इसको क्या बोल देता हूँ, डेल्टा एस फ्यूजन बोल देता हूँ, फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन बोल सकते हैं इसको। तो अभी बताओ इंट्रोपी कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल अपॉन टी, जनरल फॉर्मूला, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कर देता हूँ, ये कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर निकाल लूंगा और dq की जगह क्या रख दूंगा बताओ, डेल एच, डेल एच। चलो तो अभी फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एच फ्यूजन अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन पर एंट्रोपी निकालोगे तो फाइनल फॉर्मूला ध्यान रखना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट। लिख लो इसको। अब इसके लिए कितना होगा बताओ, लिक्विड से अगर मान लो कि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, एट कांस्टेंट ये एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर होगा और इस टाइम भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेट होगा, एग्जिस्ट होगा, और इस दौरान जो हीट एक्सचेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। यहां हम निकाल सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लो कि सॉलिड डायरेक्टली गैस फेज में जा रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, एट कांस्टेंट सब्लिमेशन टेम्परेचर, इसको हम बोलेंगे टी सब्लिमेशन, और यहां पर इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट होगा। डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन बोल देता हूं, यहां पर जो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी सब्लिमेशन टेम्परेचर। अगर मान लो कि एलोट्रॉफ एलोट्रॉफ 1 है और ये एलोट्रॉफ 2 में कन्वर्ट हो रहा है, डायमंड से ग्रेफाइट में, तो ये भी क्या होगा, ये एट कांस्टेंट ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर टी बोल देता हूँ, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहां पर भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, और बोल सकते हैं डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ट्रांजिशन अपॉन टी ट्रांजिशन। जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस समय एंट्रोपी निकालने का यही एक इकलौता फार्मूला है, दैट वन इज डेल्टा एच अपॉन टी। कुछ भी हो, अगर फ्यूजन होगा, अगर मेल्टिंग होगा तो फ्यूजन वाला यूज करेंगे, अगर वेपोराइजेशन होगा तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन यूज करेंगे। सर वो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच क्या हुआ, क्या क्या कौन वाला राइट साइड पे लास्ट वाला, ना, राइट साइड पे वही डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच ट्रांजिशन, ओके डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी ट्रांजिशन टीटी।
चलो एक क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी चेंज। मोलर एंट्रोपी चेंज। कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी चेंज। मोलर एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या होता है? एक मोल का एंट्रोपी निकालेंगे, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू 1 होगा। मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस डाटा दिया है आपको, जो दैट वन इज Cp डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया हुआ है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन दैट वन इज 80 किलो जूल पर मोल। ये डाटा दे जो दिया हुआ लिख लीजिए। Cp वाटर लिक्विड का दिया हुआ है, लिक्विड का दिया हुआ है 75 जूल पर केल्विन पर मोल। यही दो डाटा का जरूरत पड़ेगा आपको। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक नहीं होगा, दोनों दोनों। इसके पहले वाला जो फॉर्मूला बताया वो भी यूज होगा, और फिर ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला बताया ये भी यूज होगा। तो इसका साइकिल समझे। आप डायरेक्टली इसको यहां से यहां तक नहीं पहुंचाओगे, पहले ये क्या करोगे, ये जो वाटर है, ये वाटर लिक्विड है, मतलब ये 27 मतलब क्या, कितना, अगर 300 केल्विन, 300 केल्विन ये लिक्विड फॉर्म। तो आप इसको हीट करके पहले क्या, कहां तक लेकर आओगे, 373 तक लेकर आओगे। ये इसको आपको हीट करके कहां तक लेकर आओगे, एक ही स्टेप में हो गया क्या? हाँ, ये फेज दिया नहीं, सॉरी, ये फेज गैस लिख लेना, नहीं तो एक ही स्टेप में हो जाएगा ये। हाँ, तो पहले मैं बोल रहा हूं कि पहले आप वाटर लिक्विड जो 300 पर है ना, इसको हीट कर कर आप कहां तक पहुंचाओगे, पहले 373 तक, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाओगे। अभी ये लिक्विड फॉर्म में ही है, बट मैं क्वेश्चंस में क्या पूछा हूं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना। मतलब यहां से भी फर्दर क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, तभी ये गैस फॉर्म में, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 373 केल्विन, टेम्परेचर सेम रहेगा। यहाँ भी यहाँ पर ओनली फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर लिक्विड एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में जा रहा है। तो इसका डेल्टा एस निकालो, इसका डेल्टा एस निकालो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। समझा? एलएन 373 आ गया। अच्छा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 373 अपॉन 300, ये तो नहीं दिया हुआ है, उसी फॉर्म में रखा हुआ है। आपको देखो ये क्वेश्चन बताने का मतलब हुआ है कि कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डाटा देगा तो सिंपल देगा, अगर डाटा जैसे ln 373 अपॉन 300 होगा ना, तो उसका वैल्यू गिवन डाटा में दे देगा वो। समझ गया? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना सीखा, यहाँ पर कैसे लगाएंगे बताओ। डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ मोल 1 है, सीपी दिया हुआ लिक्विड का, देखो कितना दिया हुआ। हाँ, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना। ये डाटा जूल में दिया हुआ है, ये किलो जूल में, यहां पर गलती करोगे। ये जूल में है, ये किलो जूल में, तो जूल में, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, या नहीं तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करो। समझ रहा है? तो इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो किलो जूल में कितना होगा बताओ,
0.075, ये Cp हो गया। NCP dt, NCP dt अपॉन T, यही फॉर्मूला था। तो यहां पर ये ऐसे लिख सकते हैं 0.075 ln T2, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, यही हो जाएगा। यूनिट क्या होगा बताओ, किलो जूल पर मोल होगा, यही वैल्यू जो भी है, तरीका समझ लो। ये डेल्टा S1 बोल देता हूं इसको। यहां पर डेल्टा S2 बताओ, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, 80 अपॉन 373, ये भी क्या, किलो जूल पर मोल केल्विन, और डेल्टा एस टोटल दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, यही हो जाएगा आंसर। तो कैसे हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे हम इंट्रोपी निकालते हैं, कैसे हम किसी सिस्टम का इंट्रोपी निकालते हैं, वो भी सिखाया। एक और इंट्रोपी में क्वेश्चन पूछा करते हैं, उसको भी मैं बताता हूं, इसको लिख लो पहले जल्दी से। एक पूछते हैं इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट हेडिंग को इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए chemical reactions, entropy change during a chemical reactions। entropy change during a chemical reactions, जैसे मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी रिएक्ट कर C बना रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसका एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, इसका डेल्टा एस कैसे निकालेंगे। तो इसका डेल्टा एस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। किसी रिएक्शंस का डेल्टा एस निकालेंगे, ये इसका ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शंस, इसको ऐसे भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर भी इस तरह से भी लिखा रहता है, एक ही बात है दोनों। इसको क्या बोलेंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शंस या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शंस, समझ गए। इसको लिख देता हूं, पहली बार आ रहा है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शंस, इसका मतलब होता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, इसको फॉर्मूला देखो, समीशन ऑफ, ये समीशन का सिंबल है, समीशन ऑफ गामा आई, मतलब कोफिशिएंट जो यहाँ पर रहेगा ना, ये सब, ये ऐसे कर देता हूँ, इसको 2c कर देता हूँ, ये 2c कर देता हूँ, यहाँ पर चलो 3 कर देता हूँ, और अप्लाई करके भी दिखा दूंगा, और एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो म्यू आई इंटू, इसको बोलते हैं मोलर इंट्रोपी, प्रोडक्ट, ये पहले लिखो फिर मैं बताता हूं, समीशन ऑफ म्यू आई यही फॉर्मूला है आपका डेल्टा एस निकालने का, लिख लो इसको पहले। ये जो है ना, दिस वन इज मोलर इंट्रोपी बोलते हैं, मोलर इंट्रोपी। जैसे इसके लिए अगर फॉर्मूला लगाना रहता मुझे, तो कैसे लगाता, देखो प्रोडक्ट में क्या, देखो ये प्रोडक्ट में 2c, तो लिखेंगे 2 इंटू, ये म्यू आई का मतलब क्या, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ C, पहले सुन लो,
2 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ सी, मोलर इंट्रोपी ऑफ सी क्वेश्चंस में देगा, माइनस 1 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ ए प्लस 3 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ बी। ये इसका मतलब हुआ, यहाँ पर लिख देता हूं। देखो अगर डेल्टा इस रिएक्शंस का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ किसका, सी का, ये प्रोडक्ट में हो गया, प्रोडक्ट में एक ही है, माइनस 1 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ ए प्लस 3 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ क्या, बी। हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ क्वेश्चन लिखने के पहले, अगर यहाँ पर कहीं पर जैसे ना यहाँ पर लिख लेना, अगर रफ में कहीं जगह अगर एस नोट लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। ये ऊपर 0 लग गया ना, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर कुछ। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है मैं बताऊंगा। ये नोट लग जाना मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये देखो एसएम क्या था, पहले इसे एसएम था आपका मोलर एंट्रोपी, और अगर ये ऊपर नोट लग गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। जैसे देखो अगर डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस को क्या बोलेंगे, ये डेल्टा एस आर का, दैट इज इंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शंस, इंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शंस। अगर यहां पर नोट लगा दूं तो, यहां पर ऊपर नोट लग गया तो स्टैंडर्ड, यहां पर बोलेंगे स्टैंडर्ड मोलर, स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शंस। तो ऊपर नोट लगा रहेगा मतलब क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन पर दिया हुआ। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है मैं बताऊंगा अभी। तो ये इतना समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज of the reactions, calculate standard entropy change of the reactions, reactions कुछ ऐसा है, देखिए लिख लीजिए, Fe2O3 solid plus 3H2 gas gives rise to 2Fe solid plus 3 वाटर। डाटा दिया हुआ है आपके लिए, गिवन स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ Fe2O3, स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ H2, स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ Fe, स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ H2O। ये डाटा दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये 90 दिया हुआ है, 90, और ये 30 दिया हुआ है कुछ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का 130, सॉरी 130, Fe का दिया हुआ है 30, और वाटर का दिया हुआ है 70। यूनिट जो है दैट वन इज जूल पर केल्विन पर मोल। चलो बनाओ, इंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शंस निकालना है। मतलब इंट्रोपी से जो भी रिलेटेड डिस्कशंस था आज कंप्लीट हो गया इंट्रोपी से। अब इसके बाद थोड़ा सा और इंट्रोपी पर चर्चा करेंगे, फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी पर मूव कर जाएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी खत्म होने के बाद आपका थर्मोकेमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। थर्मोकेमिस्ट्री में 2 क्लास लगभग लगेगा, और थर्मोडायनामिक्स आपका उसके बाद खत्म हो जाएगा। मतलब अभी भी 3 से 4 क्लास और लगेगा। और थर्मोकेमिस्ट्री में 3 टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका हीट ऑफ फॉर्मेशंस, हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन,
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और चौथा बॉन्ड एनर्जी। ये 4 टर्म इंपॉर्टेंट है आपका थर्मोकेमिस्ट्री में। तब पर भी इस चैप्टर्स में लगभग अच्छा टाइम लग गया। अभी देखोगे तो इस 6 क्लास ऑलरेडी डिवोट कर चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के लिए। -2 -200 210 बिल्कुल -210 जूल, यूनिट लिखा करो, यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। क्या आप लोग बनाते हो या देखो अभी ये शुरू किया तो बनाया तो ऐसे ही कुछ नहीं करता है। एक और कहाँ गया वो, ये यहाँ वाला बच्चा पीजी में। HNC क्या, HNC क्या है, HNC क्या है? हाँ HCNO लिखो लिखो लिखो। अच्छा HCN ऐसे पूछो ना, हमको लगा कि कोई HNC हम बता देते हैं। चलो ये ऐसा ही है ना HNC। देखो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस माइनस में। अच्छा ये सी। हाँ देखो सबका हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा, 5 बॉन्ड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस मतलब 4 मतलब 4 बॉन्ड बनाया 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का वैलेंस है उसमें क्या, फिर से बोले, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, 4 ही होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 का चारों का बॉन्ड बनाया, देखो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा है। कार्बन का देख लो, कार्बन का वैलेंस सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस होना मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन में 3 का बॉन्ड बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर देखो पड़ा होगा। हो गया, इतना समझ रहे हो? अब इतना हो गया तो फिर अब दिक्कत क्या है, देखो नाइट्रोजन, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन। तो इस बॉन्ड के कारण इस पर -1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहाँ पर -3 आएगा, इस ट्रिपल बॉन्ड्स के कारण आएगा। देखो ये कितना हो गया -4, और एक प्लस चार्ज पहले से है, क्या हो जाएगा -3। नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर कार्बन का निकालना रहता तो कार्बन देखो इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, +3 चार्ज, एक माइनस चार्ज पहले से है +2। हाइड्रोजन का निकालना होगा तो +1, समझ गए? तो चलो इसका आंसर निकाल लिए, 210 आएगा इसका, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था। चलो तो इसको बना लेना, अगर जिनको दिक्कत होगा अगले क्लास में बता दूं क्योंकि टाइम हो गया। हाँ तो डाउट होगा तो हाँ। चलो थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you.